ओके, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो टाइम होता है कंप्यूटर टेस्ट टाइम में 32 मिनट्स होते हैं, मीन्स टोटल 30 मिनट्स होते हैं और उसके बाद वो 2 से 3 मिनट्स आपको हार्डली देते हैं, जिसमें आप एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। और इसमें ये है कि जो 2 मिनट्स हैं वो सिर्फ़ इसीलिए है कि अगर कोई आपके स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लें या देख लें, अगर कोई आपने नहीं किया हुआ उस पे आप मार्क कर लें। अदरवाइज़ जैसे ही आपने लिसनिंग करनी है, आपने साथ-साथ मार्क करना है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ़ एक दफ़ा प्ले होगी, दोबारा प्ले नहीं होगी। तो इसलिए आपने किसी इस पे रिलाई नहीं करना कि लास्ट वाले जो 2 मिनट्स हैं उसमें आप कर लेंगे। वो सिर्फ़ तब होगा जब अगर कोई आपने कैपिटल लेटर लिखना हो, आपने स्मॉल लिख दिया तो आप यूज़ कर लेंगे। और इसमें जो कंप्यूटर बेस में है उसमें मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कैपिटल लेटर्स लिखिए। कैपिटल्स, कैप्स लॉक जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको बार-बार उसको क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा कि स्मॉल करने के लिए। तो इसलिए कैप्स लॉक ऑन कर लें, उसमें सारे स्पेलिंग लिखे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि स्मॉल लिखने हैं, वो करेक्ट होंगे। उसके अलावा यूनिवर्सल टेस्ट है, इसमें मीन्स कि वही बताया हुआ है कि आपकी जो एकेडमिक है, जनरल है, किस तरह से वो आपका होगा। और प्रिपेयर फॉर ब्रिटिश, हाँ, ये तो आपको पता है कि ये दोनों के लिए रिक्वायर है, ब्रिटिश हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ है या फिर यूरोप है। ये आइल्स जो एकेडमिक है वो इसलिए ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है एज़ कम्पेयर टू टोफल और जो बाकी हैं टेस्ट उसके रिलेटेड। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। ओके, अब ये मेन चीज़ है, जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। 40 क्वेश्चंस होते हैं और 4 सेक्शंस होते हैं और इसमें लिसनिंग में सीधा-सीधा होता है कि जो फर्स्ट वाला होगा सेक्शन उसमें 1 टू 10 होंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 10 टू 20 और इसी तरह ही फॉलो होगा। अब जो सेक्शन 1 की अगर हम बात कर लें तो वो किस बेस पे होता है या हमें पहले स्ट्रक्चर पता होगा तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीकर्स 2 होते हैं और इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल टॉक होती है, फॉर एग्जांपल बुकिंग या रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई होटल बुकिंग हो सकती है, उसमें कह सकते हैं 2 लोग होंगे, वो आपस में डिस्कशन करेंगे कि मुझे ये होटल चाहिए, इसकी कितनी फ़ी है, या फिर वो सबसे पहले नेम पूछेंगे और नेम के जब आप वो नेम बताएगा तो आपने केयरफुली सुनना है, वो अक्सर आप साथ ही पूछते हैं, आप कैन यू स्पेल प्लीज़? तो जब वो स्पेलिंग बोलेंगे आपने उसी टाइम साथ-साथ लिखते जाना है। एक ये चीज़ है और साथ में वो फ्लैट नंबर पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो वो भी आपने केयरफुली सुनना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है 48 ए ब्लॉक और 48 ए ब्लॉक तक वो ऐसे ही कहेगा, आगे अगर कोई मुश्किल एड्रेस है तो वो स्टार्ट से ही स्पेल करेगा, तो इसलिए उसको भी केयरफुली करना है, ये ना हो आप 48 ब्लॉक लिख रहे हो और वो अगला भी बोल ले। तो इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने साथ-साथ उसको लिखना है। उसके अलावा इसमें स्पेसिफ़िक फ़ोकस होता है इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होता है 10 होता है। ये रिलेटिवली स्टूडेंट्स को ईज़ी लगता है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट होता है और इसमें जब वो स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम देते हैं कि आप पूरे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें। तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप एक दफ़ा देख लें, जो ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले वाला वर्ड देखना है और ब्लैंक के बाद वाला वर्ड देखना है। ये सबसे बड़ी टिप है कि आप उस पे जब आप फ़ोकस करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने डेट लिखा हुआ है तो आपको पता होगा कि अभी इधर डेट आनी है। अगर उन्होंने लिखा होगा कि कौन-सा होटल है तो आपको पता होगा कोई होटल का नेम है। तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम पार्ट 2 या सेक्शन 2 की बात करें, तो उसमें एक ही टॉक होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाइड, पब्लिक इन्फो। इसमें वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, बिज़नेस की इम्पोर्टेंस या किसी भी चीज़ के बारे में वो एक कंप्लीट टॉक होती है। और उसमें ये होता है कि आपने जो उन्हें ब्लैंक्स होती हैं, वो आपने फिल आउट साथ-साथ करनी होती हैं। उसके अलावा जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं, इसमें 1 है, जो 3 वाले सेक्शन में उसमें 2 टू 4 हो सकते हैं और ये 2 टू 4 ही होते हैं। इसमें डिस्कशन होती है और इसमें आपने जो मेन फ़ोकस करना है वो आपने नाम के ऊपर फ़ोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 होंगे तो वो कहेंगे अच्छा, ओके लेट्स स्पीक ल्यूना, फिर नेक्स्ट स्पीक अहमर, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने उस पे देखना है कि अगर अहमद वाला पार्ट है तो उसने प्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल अहमद ने कहा है कि मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जो लूना है उसने इंटरप्ट किया, उसने कहा है कि मुझे ज्योग्राफी नहीं, मुझे
बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने ये वाली चीज़ें देखनी है कि उसका क्या इंटरेस्ट था और उसका क्या इंटरेस्ट था, उसके रिलेटेड ही ओपिनियन होंगे। क्योंकि ये देखिए ओपिनियन है, एग्रीमेंट है या फिर क्रिटिकल एनालिसिस है, तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 1-2 दफ़ा जब आप ये सिमुलेशंस देखेंगे, टेस्ट देखेंगे तो आपको खुद खुद ही आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली होता क्या है। उसके अलावा जो 4th वाला पार्ट है, उसमें क्या होगा, एक ही स्पीकर होगा, उसमें एक डेमो लेक्चर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी लेक्चर। इसमें मेनली वो ये भी इस तरह से हो सकेगा कि प्रेज़ेंटेशन स्किल्स हैं या कोई भी टॉपिक है बिज़नेस से रिलेटेड है, तो वो कहेंगे कि इस पे हम आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर अक्सर इस तरह से होता है अर्थ के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं कि कोल माइनिंग कैसे करनी है, उसमें ज़्यादातर ये रिज़र्व्स है वगैरह। तो उसमें एक ही होगा इसमें, और जो 2 है उस वाले में, इन दोनों में स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए आपने ये अच्छी तरह से करना है। जो लास्ट वाला पार्ट है वो अक्सर स्टूडेंट्स को ईज़ी भी लगता है, जैसे मुझे भी ईज़ी लगता था, क्योंकि अगर आप उसमें बिल्ड अप अपना स्टैमिना कर लेते हो तो आपको ये वाला पार्ट भी ईज़ी लगता है। जो मेन पार्ट अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है, जो मुझे मुश्किल लगता था वो 3 वाला पार्ट लगता था, जिसमें ओपिनियन हमने फ़ोकस करना होता था 3 से 4 जो स्पीकर्स हैं उन पे। तो आपने ये ज़रूर मेन फ़ोकस रखना है कि अब किसकी बात हो रही है, तो आप इसको फिर क्रैक कर जाओगे। सर नेक्स्ट कीजिएगा। डिफ़िकल्टी लेवल, अगर ये जो आई कोड गुरु पे बड़ी अच्छी स्लाइड्स है, सर ने जो पोस्ट की हुई है, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा इसको बताया हुआ है कि आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे और किस तरह से एंड पे लेके आएँगे। तो उन्होंने मतलब जो एनालिसिस के मुताबिक उन्होंने कहा हुआ है कि जो इनिशियल सेक्शन है वो क्या होता है, एक्सेसिबल होता है और वो ईज़ी होता है। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी राइज़ हो जाती है, फिर फास्टर स्पीकर, मतलब कि उसके बाद स्पीकिंग उनकी ज़्यादा हो जाती है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसमें वो बोलते भी बहुत आहिस्ता है, पॉज़ दे के बोलते हैं और आप इज़िली ग्रैब कर लेते हो। लेकिन जो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, ख़ास तौर पर जो थर्ड वाला पार्ट है और सेकंड वाले में भी डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। उसमें थोड़ी-सी उनकी ज़्यादा, मतलब वो पास नहीं लेते, अगर एक स्पीकर ने बोल दिया तो दूसरा स्पीकर साथ ही बोल देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि स्पीकिंग जो है वो फास्टिंग होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा फिर कॉम्प्लेक्स एकेडमिक टॉपिक्स होते हैं जो लास्ट वाले में है, क्योंकि लास्ट वाले में अक्सर इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के होंगे, तो या फिर अक्सर बायो के रिलेटेड भी आ जाता है, तो नॉन एकेडमिक वाला थोड़ा-सा कंफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन ये है कि जब आपकी एक पूरी रिदम बन गई होती है तो आप इसको भी कर लेते हो। उसके अलावा कॉमन चैलेंज कॉम्प्लेक्सिटीज़ वजह से यही उन्होंने कहा है कि जो लास्ट वाला है वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उसको इतना अच्छा तरह नहीं कर पाता। मतलब कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो ईज़ी होता है और जो लास्ट सेक्शन होता है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और अगर आप फर्स्ट सेक्शन है सबसे पहले अपनी बेस बनाएँ, जब आप फर्स्ट सेक्शन ईज़िली कर लेंगे तो फिर आपको जो बाकी भी हैं वो भी आप ईज़िली कर लेंगे। आपका एक फ्लो रिदम बन गया होगा। सर नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। ओके, आइट्स लिसनिंग टिप्स, इसमें है राइट इन ऑल कैपिटल लेटर्स। ऑल कैपिटल लेटर्स में इसको लिखना है, इसमें ये होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा। उसके अलावा रिपीट ऑडियोज फ्रीली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए उन्होंने कहा है कि उधर जो आप आइल्स एग्जाम में टेस्ट देंगे वहां पे तो एक दफा रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ऑडियो प्ले की हुई या फर्स्ट पार्ट आपने, क्योंकि इसमें होते हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट वो पूरे लगाते हैं, और इस तरह से भी वेबसाइट होती हैं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट हाल करना है, जैसे आइल्स की ही, आइल्स एग्जाम ब्रिटिश काउंसिल की ही वेबसाइट है, उस पे अगर आप स्पेसिफिक मेंशन करें तो उधर आपको स्पेसिफिक भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पार्ट 1 के रिलेटेड करना है तो 6 क्वेश्चंस होंगे, 7 होंगे, मैथ्स के रिलेटेड करना है तो वो भी आपको दे देंगे, तो उसमें भी आपकी अच्छी तरह से बन जाती है। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने एक कंप्लीट लेना है ताकि आपको पता चले कि ये है क्या चीज़ है। फिर आपने, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला है, आपको उसपे नहीं समझ आ रही तो आपने ऑडियो दोबारा प्ले करनी है, एज़ कम्पेयर टू आप पूरा चलें और फिर उसके बाद दोबारा एस्टिमेट करें स्कोर, आपने उस पे बैक जाना है ताकि आपका एक दफ़ा वो फ्लो अच्छी तरह से बन जाए, आपको समझ आ जाए कि मैंने किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। तो ये प्रैक्टिस इसको ज़रूर करनी है, रिपीट ऑडियोज़ करनी है। उसके अलावा मल्टीटास्क इफेक्टिवली प्रैक्टिस रीडिंग क्वेश्चंस, लिसनिंग फॉर आंसर्स एंड टाइपिंग सिमल्टेनियसली। इसका ये है कि उन्होंने कहा है कि जब क्वेश्चंस देखने हैं आपने उसी टाइम पे भी लिखना है, टाइपिंग भी उसी टाइम पे करनी है। इसी तरह से ये होगा कि आपकी जो उसकी या आइल्स की स्कोर आपकी अच्छे आएँगे।
चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक आपने इस तरह से करनी है कि जब आपने इसको प्रिवेंट इस तरह से करना है कि जब आप लिसनिंग सुन रहे होते हैं तो आपने उसके आंसर्स भी साथ चेक करने हैं, इसके आंसर्स भी होते हैं साथ में, तो वो देखने हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो और इसमें क्योंकि जो एक्सेंट में ए और ई का भी डिफरेंस है, ये आई इस तरह से बोलते हैं तो आई भी लगता है, ई भी लगता है और ए भी लगता है, तो ये आपने जब वो स्पेलिंग बोल रहे होते हैं, डिक्टेट कर रहे होता है, तो ये देखना है आपने कि उनके एक्सेंट में ए किस तरह है, हमने वो स्पेसिफिक बोलेंगे, अगर वो ए होगा तो ए बोलेंगे वो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस ए है, आई है या फिर ई है। उसके अलावा ऑलवेज गेस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, इसलिए कोशिश करें सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन ना छोड़ें आप। वॉच फॉर करेक्शन, स्पीकर्स often correct themselves, listen for phrases like I mean or actually, ओके एक ये भी जो आइल्स के टेस्ट में ये करते हैं लिसनिंग में, एक दफा ये फॉर एग्जांपल कहेंगे कहेंगे कि बुकिंग नंबर ये है, ठीक है, या होटल का रूम नंबर 215 है, साथ ही करेंगे ओ सॉरी आई डिडंट मीन इट, आई आई करेक्ट इट, और फिर वो बताएंगे इट इज 216। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब उन्होंने दोबारा आई डिडंट मीन इट या सॉरी का वर्ड यूज किया है तो वो क्या है 216, वो बाद वाला है, या फिर एक्चुअली वो तब यूज करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्यूपेशन ऊपर लिखा हुआ है कि ऑथर है, स्पीकर है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, तो वो फर्स्ट पे कहेगा आई वाज अ बिजनेसमैन बट नाउ आई एम अ स्टूडेंट। तो अब आपने बिजनेसमैन नहीं उसका करना, अभी वो जो है वो आपने वो करना है, तो इसलिए आपने जो सेकंड वाला आंसर है उसको कंसीडर करना है। ये भी एक ट्रिक है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें ज्यादातर ये यूज होती है। सर नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। मास्टरिंग वर्ड लिमिट इंस्ट्रक्शंस। वर्ड लिमिट, आपने जो चीजें हैं, एक तो आपने फॉर्मेट चेक करना है कि किस तरह से होता है, दूसरा आपने ये चेक करना है उस बिल्कुल स्टार्टिंग पे लिखा होगा नो मोर देन टू वर्ड्स एंड आर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल नो मोर देन टू वर्ड्स, जब नो मोर देन टू वर्ड्स है तो आपने दो वर्ड से ज्यादा कोई आंसर लिखना ही नहीं है। एंड आर आ नंबर, इसका मतलब है कि इसके साथ में कोई नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे इन्होंने लिखा हुआ एग्जाम्पल में दी हुई है नंबर्स 2025 1000 काउंट एज वन नंबर। अब ये देखिए अब इसमें नंबर्स लिखा हुआ है 22 टू 2025 1000 काउंट एज अ वन नंबर, एक नंबर ये काउंट होगा, ठीक है, नो मैटर हाउ लॉन्ग, मतलब कि ये सारे एक ही नंबर में आपने लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उस पे आया हुआ है नो मोर देन टू वर्ड्स है तो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सितंबर और आगे से 25 सितंबर, ये आपका आंसर करेक्ट होगा जिसपे आपने एक नंबर लिखा है, अगर इससे ज्यादा है तो वो नंबर करेक्ट नहीं होंगे। उसके अलावा एक्सेप्टेबल आंसर्स, जैसे ये 20 टेनिस शूज है, टू वर्ड्स प्लस नंबर, ये बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये एक्सेप्टेबल वर्ड्स है जिसपे 20 टेनिस शूज, 20 एक नंबर हो गया और टेनिस और शूज दो वर्ड्स हो गए, तो ये बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग ली जाता है। 1950 ये एक नंबर, ये भी एक नंबर काउंट होगा, ठीक है, ये हम नंबर लगा सकते हैं। 14 फरवरी वन वर्ड प्लस वन नंबर, ये भी वन वर्ड प्लस वन नंबर है, ब्लू पेन टू वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आंसर्स करेक्ट है। अनएक्सेप्टेबल में अगर देख लें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेड टेनिस शूज थ्री वर्ड्स, अब देखिए इसमें थ्री वर्ड्स हो गए हैं इसलिए ये कैंसिल हो गया। उसके नेक्स्ट वाले में क्या है, इन द ईयर 1950, थ्री वर्ड्स अगेन हो गया, इन द ईयर, अगेन थ्री वर्ड्स हो गए हैं और एक नंबर है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी मैम, अगर किसी का आंसर अगर थ्री वर्ड्स हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। किसी का आंसर फॉर एग्जाम्पल थ्री वर्ड्स है जैसा कि लिखा हुआ है रेड, ये अगर हम जो लास्ट वाला है इसका देख ले, अनएक्सेप्टेबल आंसर रेड टेनिस शूज, तो आपको एक आंसर लग रहा है रेड टेनिस शूज है और एक आपको लग रहा है 20 टेनिस शूज, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखें इन दोनों में यही वर्ड्स हैं,
लेकिन आपने उधर रेड जो है वो कट कर देना है। आपने जब आंसर लिखना है फिर टेनिस शूज लिखना है, और ये बिल्कुल क्लियर होगा कि उसमें 2 वर्ड्स वाला आंसर होगा या 3 वाला आंसर होगा। इसमें इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं होती इस वाले पार्ट में कि आपको समझ ना आ रही हो कि कौन सा आंसर होगा। बताने का मकसद ये है कि जब उन्होंने कहा हुआ है ब्लैंक होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 वर्ड्स है तो टेनिस शूज है, और उसके साथ उन्होंने आडियो में रेड भी कहा हुआ है, लेकिन आपने लिखने दो ही है, टेनिस शूज ही लिखना है, आपने रेड नहीं लिखना, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है, उसकी स्पेस ही नहीं है। अगर आप वो लिखेंगे फिर वो आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर ये चीज आपको? जी मैम क्लियर है। और इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी होंगी, हमने वही उसी के मुताबिक ही एमसीक्यूज टिक करने होंगे, या फिर हमें कुछ राइट करना होगा उधर लैपटॉप पे? फिलिंग दी ब्लैंक्स होंगी और उन्होंने उस पे ऑप्शन होगा टाइप करने का, तो आपने उस पे टाइप करना है। आपने जब कर्सर रखना है तो आपने उधर टाइप करना है और आपका आपका आंसर वहां पे शो हो जाएगा। आप फिर उसको बैक स्पेस जाके अगर आपने करेक्ट करना है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे एमसीक्यूज होते हैं, ये फर्स्ट वाले पार्ट में इस तरह से नहीं होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में ब्लैंक होगी, आपने खुद ही लिखना होगा। जो सेकंड वाला पार्ट है उस पे 3 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, 4 भी दिए होते हैं, उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। उसमें आपने कर्सर से सिर्फ माउस से राइट क्लिक करना है और वो आपका एक आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा जब आप एक दफा सिलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि जब मैं करती थी तो ये होता था, मैं जब नीचे बैक आती थी तो वो आंसर वो बी, फॉर एग्जांपल मैंने बी सिलेक्ट किया किया होता था, वो सी हो जाता था। तो ये एक दफा देखना, आपने डबल क्लिक करना है। जब बी पे सिलेक्ट किया उसको दोबारा क्लिक करें, फिर कर्सर को मूव करें नीचे माउस को, और फिर वो नीचे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए, फिर उसको आप क्लिक करें। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ब्लैंक्स भी होती हैं, वो फर्स्ट वाले पार्ट में होगी। सेकंड वाले में ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं। अगर लेबलिंग है या मैप है तो फिर अगेन ब्लैंक्स होंगे। उसके अलावा जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी कभी एमसीक्यू और ब्लैंक्स दोनों चल सकती हैं, और लास्ट वाले में ज्यादातर ब्लैंक्स होती हैं। मैम ज़्यादा टफ कौन से ब्लैंक एमसीक्यू ज़्यादा टफ होते हैं ना ब्लैंक से? एग्जैक्टली exactly. मुझे भी ये लगता है एमसीक्यू, और वो ये इसका यही है जो सोल्यूशन है, क्योंकि जब आप एक दफा प्रोसेस से गुजरे होते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। इसका सोल्यूशन यही है, आपने अटेंटिवली सुनना है वो क्या कह रहे हैं, और जैसे ये गाइडलाइंस दी हुई है कि आपने जब वो कहेंगे कि एक्चुअली, और या फिर वो कहेंगे कि आई डिडंट इंटरेस्ट इन, और फिर वो कहेंगे फार्मर, मतलब पहले मैं ये काम करता था लेकिन अब मैं ये करता हूँ। तो आपने इन चीजों को अच्छी तरह से देखना है। वो जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना उसमें वो बहुत कुछ बता जाते हैं, तो उसमें आपने उसको गौर से सुनना है। मैम चैट में क्वेश्चन है कि लिखना कहाँ है, आर वी अलाउड टू ब्रिंग पेन एंड पेपर? पेन और पेपर आपको बिल्कुल देते हैं, लेकिन आपने लिखना ये लैपटॉप पे है, क्योंकि अब पेपर जो बेस्ड टेस्ट है वो कैंसिल हो गया, वो अब एंटरटेन नहीं करते, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड में क्या है, जब आप उधर जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअल टेस्ट की बात करूं, तो वहां पे आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा, एक हर एक का सेपरेट काउंटर होता है थोड़ी सी स्पेस के साथ। तो वो आपका डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, साथ में ही आपके ये जो होता है कीबोर्ड होता है, और उस पे आप उन्होंने टेस्ट ऑलरेडी वो आपको सारी गाइडलाइंस देते हैं। उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले सब, जब तक सबका सिस्टम नहीं चल जाता वो आगे से स्टार्ट नहीं करते टेस्ट। जब चल जाता है वो कहते हैं ओके अब स्टार्ट करें, उससे पहले आपको वो सारी फेमिलाइजेशन देते हैं। तो जब आपने वो स्टार्ट करना है वो आपको हेडफोन्स देते हैं इंडिविजुअल। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने जब आइल्स की अभी टेस्ट स्टार्ट करनी है, तो क्योंकि ये पेपर बेस नहीं है, पेपर बेस में ही होता था वो लगा देते थे पीछे ऑडियो, और आपने जो पेपर पेन आपको दिया जाता था, पहले आप रफ भी लिख सकते थे अपनी वर्डिंग में, गंदी राइटिंग में, जैसे मर्जी। और जब 10 मिनट का एंड पे आपको वो टाइम देते थे, तो आप जो हम आपको एक्चुअल पेपर मिला होता था आप उसके ऊपर सारा नोट डाउन कर लेते थे अपनी ब्यूटीफुल राइटिंग में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर बेस कैंसिल हो चुका है। अब वो सिर्फ आपको हेडफोन देंगे, वही ऑडियो पीछे लगी होगी, और आपको स्क्रीन दी जाएगी, माउस आपके पास होगा। आपने माउस से क्या करना है, जब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली ब्लैंक है तो आपने फर्स्ट ब्लैंक पे क्लिक करना है। इसमें स्लाइड्स में होगी आगे, मैं आपको सर भी मेरे साथ हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि वहां पे आपने जब सिलेक्ट कर लेना है माउस से, तो
तो आपने उधर आंसर लिखना है। उसके बाद आप टैब का आंसर करेंगे तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। इस तरह से ये चलेगा, क्योंकि ये पेपर बेस नहीं है, ये कंप्यूटर बेस है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट करना है तो वेबसाइट ओपन करें agnovate.com, ठीक है, वो ओपन करें, उसमें आइल्स लिसनिंग टेस्ट फर्स्ट वाला क्लिक करें और आपको आपके सामने वो खुद ही शो हो जाएगा और आपको पता होगा अच्छा मैंने इस तरह से ये ऐड करना है। मैम एक और क्वेश्चन है कि जो ऑडियो है वो प्रीवियस जो एग्जाम टेस्ट होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं उनमें से आ सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसी तरह के ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जो एग्नोवेट वेबसाइट है, जो क्वेश्चंस रिपीट वो होता बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये होता है जिस तरह की स्पीड होती है, जिस तरह की स्पीकिंग होती है, वो ज़्यादा उधर से ही फॉलो होती है। तो इसीलिए मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगी जो पिछले एग्जाम्स है वो करे। और हाँ, जो राइटिंग वाले हैं वो बिल्कुल जो पिछले सैम्पल पेपर्स होते हैं उधर से ही आते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग ये दोनों लास्ट टाइम जो एग्नोवेट थे उसके ऊपर आया था, मेरी फ्रेंड्स के भी उसके ऊपर से ही पेपर्स आए थे। तो इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि उन्होंने एग्नोवेट जो वेबसाइट है उसको अच्छी तरह से वो देखा हुआ था। और अगर आपने स्कोरिंग वगैरह देखनी है, टिप्स देखनी है, तो फिर आइल्स लिस्ट को फॉलो करें। और स्टार्टिंग पे जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो साथ में आइल्स एडवांटेज उसको फॉलो करें। ये चैट में सर हरून ने इसका वेबसाइट भी शेयर किया है, तो आप इस पे जाएं तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था, जैसा कि जी सर। आपने कहा है कि हम रील एग्जाम में जब ब्लैंक्स फिल कर रहे होंगे तो हम टैब दबाएंगे तो अगली ब्लैंक पे जाएंगे, तो वो हम सिर्फ टैब से जा सकते हैं या माउस से भी जा सकते हैं अगली ब्लैंक पे? माउस से भी जा सकते हैं। माउस से मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उस पर टाइम लग जाता है। अच्छा, आप टैब जब दबाएंगे से। ठीक है। एग्जैक्टली तो आप टैब है इसका, मैं एग्जैक्टली आपको इसको देख के ना दोबारा बता दूंगी कि उसका मेरे हाथ से टैब ही था। आप टैब करो तो डायरेक्ट अगले पे चले जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। माउस से पहले ये होगा कि आपने उसको सिलेक्ट करना है और फिर एक दफा क्लिक करना है, फिर अगले पे जाएगा। वो मैम ये ऐसे नहीं होगा, माउस पकड़ के जो बोल रहा होगा जो ऑडियो में जो भी होगा, तो वो माउस पकड़ के हमें उसको फॉलो नहीं करना माउस से, जो वो बोल रहा होगा क्वेश्चन, उससे हमें ये एग्जैक्टली बेनिफिट नहीं? एग्जैक्टली माउस से ही करना है, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ ना, वो इतनी स्पीड से बोलते हैं। तो मैं जब माउस से कर रही होती थी तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था इस चीज पे कि मैं माउस से सिलेक्ट कर रही होती थी। मेरा ये होता था कि जल्दी से कर्सर उसके ऊपर चले जाए, उतनी देर तक वो ऑडियो आधी बोल चुका होता था। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट टैब से करना है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा। इस पे फिर आपको क्योंकि दो तरह के वेज है ना, आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं और आप माउस भी यूज कर सकते हैं। तो माउस तो आपने यूज करना ही करना है, आपको आगे जाने के लिए नेक्स्ट वगैरह करने के लिए माउस की जरूरत होगी। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस होंगे तो अगर आप टैब क्लिक कर लेंगे तो वो आप जल्दी चले जाएंगे और वो आपका जो फोकस है, आपको ये नहीं होगा कि मैं किस तरह से यूज करूँ या पता नहीं मुझे यूज करना आ रहा है कि नहीं। ये जो सारे फोबिया होते हैं, क्योंकि हम यूज करते रहे हैं पेपर पेन की प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए फिर स्टूडेंट्स को जाके डिफिकल्टी होती है। जी मैम, ठीक होगा। सर हरून ये सर आप भी काइंडली बताइएगा कौन सी स्लाइड नंबर है। मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। जी सर, दैट्स वाई मैं पूछ रही हूँ। Assalamu alaikum to all of you. Let's start our resources for IELTS listening. Here are some resources mentioned which will be beneficial during the preparation. First of all, we will discuss BBC Learning English. As we earlier discussed that in the listening test, we listen different accents like Canadian, British, Australian, and American. The mostly accent which is used in listening test is British. So we have not enough time
to see the videos and listen the audios of British accent. So we should need to listen at least one audio per day to familiarize with the British accent, and we will train our ears according to British accent. Next resource is Cambridge Book 10 to 20 and Ingovate.com. Cambridge has total 20 books, 1 to 20. The first 10 books have old pattern, which is not used in test nowadays, but book 10 to 20 have the same test pattern nowadays. The website Ingovate has also same test which are present in Cambridge books. The other resource is IELTS Liz and IELTS Advantage. They both have websites and YouTube channels. They helps students in cracking the IELTS and also gives valuable tips in every section. For example, listening, reading, writing, and speaking. There are many solved tests present on the website of IELTS Liz and IELTS Advantage. There are also many speaking tests present on the IELTS Advantage YouTube channel of students who achieved 9 band in speaking. Last podcast. As we mentioned earlier, in the listening section, mostly British accent is used. So we should train our ears according to British accent. So I think it will be necessary some different channels on YouTube, 6-minute English and Australian English podcast for daily practice. And there are different types of topics presents on these channels. Here are some common types of questions which we will see in the listening test. First of all, we will see form completion. First of all, we will read the instruction on the upper side of the test, where instruction is written that write than 3 words or a number. We should have to write our answer according to instruction. If the instruction is you should have to write 1 word, for example, in the question 1, name Maria is also present. The speaker will also speak her surname in the audio. We will have to write her surname. And in the question 2, the speaker also discuss his date of birth. He can discuss year, month, or date. We will have to write just 1 number or 1 word. If he says 10th of June, we write in answer 10th and June. If there are 2 words in the answer, for example, eye catching, then write eye hyphen then catching. The other type of question is note completion. For example, here the questions are given about transport from Mars water. First of all, we should have to predict what type of answer will be coming. In question 1, here is express train leaves 8. Means here the speaker will mention the time when train leaves a specific station or place. In question 2, the speaker can discuss
we are at that point, but the nearest position and the nearest station is, he will call the name of station. The name of station will be our correct answer. The next type is summary completion. In this question type, the audio will play with flow and flow options to write in the blanks. The speaker will also discuss different synonyms and complex vocabulary in the audio. So we should have to predict the right answer by synonyms, and the other type is sentence completion. सर आमिर, Yes, sir. चैट में पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं आप काइंडली उर्दू में अगर स्टार्ट करें कि स्टार्ट है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझना। आप अगर उर्दू में प्रेजेंटेशन दें। यस, चलें ठीक है, इफ यू डोंट माइंड सर। ओके सर। जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें आपको मुकम्मल अनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें आप इंफॉर्मेशंस जो ऑडियो में सुनते हैं वो आपने फिल करनी होती है ब्लैंक्स में। दूसरी टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें भी ऑडियो साथ प्ले होती है, तो स्पीकर आल्सो विल डिस्कस, स्पीकर इसमें डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करेगा। फॉर एग्जांपल ही कैन डिस्कस ए ऑप्शन फर्स्ट, then he can discuss C option, and at the end he can discuss section B. इसमें यह है कि लाजमी है कि स्पीकर एक ही तरतीब के साथ पार्ट्स को डिस्कस करे। उस सबसे पहले बी को भी डिस्कस कर सकता है, सेकंड पे सी को भी कर सकता है, इस तरह भी हो सकता है कि वो ए को डिस्कस ही ना करे। नेक्स्ट टाइप है डायग्राम लेबलिंग। इस टाइप में हमें डायग्राम को लेबल करना होता है। इसमें कुछ किसी चीज़ का प्रोसेस भी हो सकता है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है सेंटेंस कंप्लीशन की तरह। इसमें भी ऑडियो साथ साथ प्ले होती है। उसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होता है। उस कीवर्ड के साथ कीवर्ड्स जो ब्लैंक्स के स्टार्ट में और एंड पे मौजूद होती हैं, उनकी बिना पे हम जो हमारा आंसर होता है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरी टाइप है मैप लेबलिंग। इसमें किसी भी चीज़ का आपको मैप दिया जाता है, फर्ज की क्या किसी इमारत का हो सकता है, तस्वीरी खाका हो सकता है, या किसी इलाके का नक्शा भी हो सकता है। इसमें तो इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना होता है। तो जो मैप होता है उसमें मुख्तलिफ डायरेक्शंस भी लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो इसी हिसाब से हमने जो हमारा आंसर होता है उसको टैकल करना होता है। सर अरुण, आप इससे आगे लीड कर सकते हैं। आई थिंक कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। इसमें मैप लेबलिंग में ये होगा कि आपको एक मैप दिया जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं। एक एंट्रेंस होगी जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे होते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी बताई होगी कि ये जो मैप है ये राइट साइड वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ से हो रहा है या साउथ से हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको साथ साथ लेके चल रहा होगा जो स्पीकर होगा, और वो किसी ना किसी को बता रहा होगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो हमें ये सिर्फ ये फाइंड आउट करना होगा कि वो डायरेक्शन जो बता रहा है उनके अकॉर्डिंग किस चीज़ को कहाँ पे वो लेबल करवा रहा है।
तो जैसे ये मैप में दिखाया गया है कि हाउस यार्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाउस एंड यार्ड, और देन उसके आगे फिर वो बता रहे हैं कि जी डिलीवरी एरिया किस साइड पे है, पार्किंग कहाँ पे है। आफ्टर दैट वो बता रहा होगा कि जी बैन कहाँ पे है, लोडिंग लोडिंग शूट कहाँ पे है। ये सारी चीजें वो 1 by 1 बता रहा होगा, और हमें सिर्फ ये लोकेट करना होगा कि कहाँ पे क्या चीज बता रहा है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज है कि एक ग्राउंड लग रहा है। तो अगर वो कहे कि जी नेक्स्ट टू द पार्किंग एरिया देयर इज अ ओपन ग्राउंड, तो इसका मतलब है कि ये वो एक के बारे में बात कर रहा है। और पार्किंग एरिया और बैन के बिटवीन वो कोई जगह बताए, तो इसका मतलब है कि वो 2 के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे ये क्या चीज है। देन उसके बाद टेबल कंप्लीशन है। टेबल कंप्लीशन में वो हमें बता रहे होंगे कि आपको एक टेबल दिया गया होगा, उसमें कुछ चीजें मिस होंगी, कुछ लिखी होंगी। जैसे नॉन नेटिव एनिमल में पहली मिसिंग है, नीचे उसके लिखा हुआ है रेनबो ट्राउट। तो इसका मतलब है कि कुछ फिश के हवाले से बात हो रही है, हो सकता है नॉर्थ अमेरिका में किसी फिश के बारे में वो बात कर रहे हो। देन उसके बाद हैबिटेट के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ पे रह रहे होते हैं। आफ्टर दैट यूजुअल डाइट, उनकी डाइट क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है और बाकी जगहों पे क्या क्या डाइट है। आफ्टर दिस द sir Amir, I couldn't see the complete screen. Let me check. Sir, here is flow chart completion. यस, फ्लो चार्ट कंप्लीशन है। देन फ्लो चार्ट कंप्लीशन में वो एक आपको फॉर्म दिया जा रहा होगा या एक फ्लो दिया गया होगा कि इसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है, और ये तरतीब से ही होगा। इसमें ये नहीं होगा कि पहला वो आंसर 24 पे बता रहा है तो दूसरा वो 21 पे बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें तरतीब वाइज ही क्वेश्चन होंगे। आपको वो पहले कहेंगे जी क्वेश्चन 21 to 24 तक देखें, और जो आंसर वो बताएंगे पहले 21 बताएंगे, फिर 23, 24, इस तरह वो तरतीब से ही लेके चल रहे होंगे। आफ्टर दैट वो कहेंगे जी 25 to 30 तक आंसर को देखें। एक दफा क्वेश्चन देख लें फिर उनके आंसर आएंगे। तो जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे ऑडियो, तो 25 से स्टार्ट करेंगे, फिर पीछे वाले 4 जो ऑलरेडी आपने कर लिए हैं उनके हवाले से कोई जिक्र नहीं होगा। तो ये तरतीब में ही आ रहे होते हैं। सिर्फ जो मल्टीपल चॉइस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो तरतीब में नहीं आते। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, आंसर होते हैं, वो एक तरतीब से ही चल रहे होते हैं। सारा मेरे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। कॉमन प्रॉब्लम टू अवॉइड, ये कुछ डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शंस दी गई हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं जिसमें वो हमें उनकी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स फंस जाएं। तो हमें बस उनको गौर से देखना है, उनसे अवॉइड करना है। सबसे पहला क्या है जी, इंफॉर्मेशन चेंजेस। जैसे मैम ने भी और सर ने भी शुरू में बताया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे रहे होंगे लेकिन वो बाद में कहेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं थी, ये वाली सही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है we were planning to meet at the library but since it's closed, क्योंकि वो क्लोज है तो हम कैफे में, इसकी बजाय कैफे में जाके मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर कैफे होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीजें वो अक्सर कर रहे होती हैं कि हम जल्दी में एक को टिक कर लेते हैं, जबकि वो जो असल आंसर होता है वो बाद में फिर रिपीट कर देते हैं कि जी ये नहीं, ये आंसर था। डिस्ट्रैक्शन भी इसी तरह की होती हैं कि सिमिलर जो होते हैं वो आंसर वो बाद बोल रहे होते हैं, लेकिन माइनर सी चेंजेस है वो उसको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, द स्पीकर सेज आई वाज थिंकिंग ऑफ मीटिंग ऑन थर्सडे बट एक्चुअली फ्राइडे वुड बी बेटर। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा, फ्राइडे नॉट थर्सडे, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं थर्सडे का सोच रहा था लेकिन मेरे ख्याल से जो फ्राइडे है वो बेटर है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर फ्राइडे आएगा। वेरिंग आंसर टाइमिंग्स, तो आंसर की जो जवाबात की टाइमिंग होगी उसमें वेरी कर रहे होंगे। कहीं किसी जगह पे रिदम में थोड़ी सी तब्दीली कर देंगे, किसी जगह पे वो पाद लेके तो
बाद में आंसर बताएंगे, किसी जगह पे वो जल्दी बता रहे होंगे। तो ये बस देखना होता है, अपने आप को फोकस रखना है। असल में यहाँ पे मसल मेमोरी अपनी ट्रेन करनी होती है ईयर्स की, कि हम लोग जो नॉर्मली 30 मिनट्स रेगुलर सुनने के आदी नहीं होते। हम मूवीज 30 मिनट देख लेते हैं हम, और बहुत से सॉन्ग सुन लेते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेसिफिक जो पॉडकास्ट होते हैं, हमारी वो आदत नहीं है बनी हुई कि हम 30 मिनट लगातार इसको देखें। मैं खुद 30 मिनट लगातार अभी नहीं देख सकता, ना सुन नहीं सकता अभी लगातार, क्यों फोकस्ड हमारा हट जाता है। तो बेसिक यहाँ पे फोकस को मेंटेन रखने की जरूरत है। जब तक आपका फोकस, आपका मसल मेमोरी ईयर की इतनी ट्रेन नहीं होगी, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद है मिस्ड प्लूरल्स। जैसे मैम ने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो प्लूरल्स के बाद का जवाबात होते हैं, वो हम एस नहीं लगाएंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, प्लीज ब्रिंग योर ID कार्ड्स एंड पासपोर्ट्स। करेक्ट आंसर में ID कार्ड्स विद एस और पासपोर्ट्स विद एस होगा। अगर ये एस मिस होगा तो इसका मतलब जवाब गलत है। स्किपिंग आंसर, अगर किसी जगह पे आपको लगे कि जी आपका ये क्वेश्चन स्किप हो गया है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, किसी वजह से आपको समझ नहीं आई, तो आपने उसको ढूंढने नहीं बैठ जाना, हमने आगे चलना है। अगर इस एक के जवाब को ही हम गेस करने लग जाएंगे, यहाँ पे क्या हो सकता था, उसने क्या बोला था, हम वो अगर रिपीट करने बैठ जाएंगे खुद के माइंड में, तो आगे वाले 3-4 क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे। तो अगर एक रह गया है तो उसको छोड़ दें, आगे चलें। जब वो एंड पे 2 मिनट का टाइम देता है, तो वहां पे एजुकेटेड गेस के जरिए हम उसको फिल कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत भी होगा तो इसका कोई इश्यू नहीं है, वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन है बिल्डिंग स्टेमिना। यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो की है कि हमारी जो ईयर्स की मसल मेमोरी है, वो इतनी ट्रेन नहीं होती कि हम 30 मिनट्स तक लगातार सुन सकें किसी चीज़ को, स्पेसिफिकली इंग्लिश। और वो भी अक्सर बोरिंग होती है जो इसमें दिखाई जा रही होती है। इसमें कोई इतनी अट्रैक्टिव किस्म की इंग्लिश नहीं होती। बस पहला जो फॉर्म कंप्लीशन वाला होता है या इंफॉर्मेशन वाला होता है, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि दो लोग बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चरार किसी चीज़ पे कोई लेक्चर दे रहा होगा, कोई डॉक्यूमेंट्री होगी, उसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो वहां से हमारा जो फोकस होता है एक ही चीज़ को सुन सुन के ना शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने ईयर्स की मसल मेमोरी की, कि वो हमारे जितने अच्छे ट्रेंड होंगे सुनने के हवाले से, उतनी जल्दी हम चीज़ों को पिक कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें डेली तो 2 कम अज कम जो टेस्ट हैं, प्रैक्टिस, वो लाजमी करने चाहिए, ताकि हमें हमारी गलतियों का पता चले कि हम कहाँ पे जाके हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, कितनी देर बाद हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहले कोशिश करनी है हमने कि हम जो पार्ट 1 है उसके बहुत सारे जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो कर लें, जो आपको बताई गई हैं वेबसाइट्स। इग्नोविड है, इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल की अपनी भी वेबसाइट पे प्रैक्टिस टेस्ट भी पड़े हुए हैं, कैम्ब्रिज की अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रैक्टिस टेस्ट हैं। वहाँ से हम सिर्फ पार्ट 1 पहले करें। जब तक हमारा पार्ट 1 क्लियर हो जाए, देन उसके बाद हम हमारी इतनी मेमोरी, मसल मेमोरी ट्रेन हो चुकी होगी कि हम नेक्स्ट थोड़ा सा उसे फोकस से सुन सकेंगे। पहले सबसे पहले पार्ट को करें, फिर दूसरे पार्ट पे जाएं, फिर तीसरे पे जाएं, और कोशिश करें कि 1-2 दिन में एक पूरा टेस्ट लाजमी करें, ताकि हमें पता चलता जाए साथ साथ कि कहाँ पे जाके हमारा फोकस शिफ्ट होता है, कौन से किस किस्म के जो आंसर हैं वो हम मिस कर जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में मिस कर रहे हैं, हम ब्लैंक स्पेस में मिस कर रहे हैं, हम जहाँ पे क्वेश्चन की लेबलिंग करनी है आंसर के साथ वो मिस कर रहे हैं। तो इससे हमें अपनी गलतियों का एक पता चलता जाएगा, और साथ साथ लॉग बनाते जाएं कि आपकी कहाँ पे गलती थी और आपने उसको कितनी दिनों में, कितनी देर में उसको फिक्स किया है। तो ये साथ साथ आप अपना एक बनाते जाएं लॉग भी।
कि ये गलती थी, इसको मैंने ठीक कर लिया, ये गलती थी, इसको अब नेक्स्ट मैंने सही करना है। सर हमें नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी, ये लिसनिंग मॉड्यूल की एक क्विक समरी है। शुरू में आई थिंक कल भी हमने बता दी थी। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे लिसनिंग में, 30 मिनट्स का टाइम होगा और 2 मिनट आपको रिव्यू के लिए दिए जाएंगे, और वो बीच में ही दिए जाते हैं। एंड पे 1 मिनट होता है और बीच में 30 सेकंड 2 बार दिए जाते हैं रिव्यू करने के लिए। तो पहले जब पेपर पे होता था तब 10 मिनट होते थे, अब ये ऑडियो पे कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसलिए अब सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं कि अपने कोई आंसर आपने कहीं छोटी सी गलती कर ली है तो उसको अब देख लें, दोबारा देख लें। साथ वहाँ पे पेन एंड पेपर होता है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपने कोई आंसर लिखना है, जल्दी में आप नहीं लिख पा रहे, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। पेन एंड पेपर दिया होता है वहाँ पे। देन उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ एक ही दफ़ा प्ले होगी, दोबारा प्ले नहीं होती। और उसके बाद चाहे वो एकेडमिक हो चाहे जनरल हो, दोनों के लिए एक ही बार की रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है। टेस्ट स्ट्रक्चर जो है, इनफॉर्मल टॉक होती है सबसे पहले। ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि दो लोग बड़े किसी ना किसी अच्छे मौजू पे बात कर रहे होंगे। कुछ किसी ने कोई विजिट करना होगा, किसी ने कहीं पे जाना होगा, किसी ने कोई स्कूल की इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो इससे बड़ी अच्छी एक अट्रैक्टिव किस्म की फील आती है। उसके बाद जो मेन आइडिया होता है, डिटेल होती है, एकेडमिक डिस्कशन होती है, उसमें थोड़ा सा ना वो बोरिंग सा फील होने लग जाता है, तो हमारा फोकस भी शिफ्ट हो जाता है। आखिर में जो फोर्थ सेक्शन है उसमें एकेडमिक लेक्चर, किसी पॉइंट पे कोई डिस्कस हो रही होगी, कोई लेक्चरर अपने किसी आर्टिकल का जिक्र कर रहे होंगे, हो सकता है किसी जगह पे कोई सेमिनार हो, उसकी कोई ऑडियो वो चलाई जाए कि जी लेक्चरर किसी हवाले से कोई बात बता रहा है किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा, ये जो लास्ट सेक्शन है इसमें 10 के 10 क्वेश्चन एक ही बार में आते हैं, सारे हमने एक ही बार में करने होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो बोलते रहते हैं 10 में तकरीबन 5 से 6 मिनट, और हमने उन 5 से 6 मिनट में आंसर नोट भी करने हैं और लिखने भी हैं। और वो आधे आधे नहीं करके बताते, जैसे शुरू में पहले 1 से 5 बता दिया, फिर 6 से 10 बता दिया। यहाँ पे 10 के 10 इकट्ठे आ रहे होते हैं, 31 to 40। एक्सक्यूज मी मैम, डिफिकल्टी सॉरी ट्रेंड जो है वो हमारा इजी स्टार्ट सॉरी। होता है, पहला जो जैसे बता दिया है कि फॉर्म वगैरह फिल होगा, देन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली हार्ड होता जाता है। फोर्थ वन जो होता है काफ़ी टेक्निकल किस्म का होता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ती है कि उस पे जो फोकस है हमारा कहीं भी शिफ्ट ना हो, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन एक ही बार में बता रहे होते हैं वो। की टिप्स क्या हैं जी, कि मैम ने पहले भी बता दिया है शुरू में भी कि आपने जो अपने आंसर लिखने हैं वो कैप्स में लिखने हैं, कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आप कीबोर्ड पे सबको पता है कि कैप लॉक का बटन होता है, तो उसको प्रेस कर दें ताकि आपके कहीं पे किसी नाउन का लिखना है, किसी का कोई स्पेसिफिक नाम लिखना है, किसी चीज़ का नाम लिखना है, तो वो अगर कैपिटल लेटर में नहीं होगा तो वो भी गलत में हो जाएगा। तो इसलिए सारा आंसर अगर आपने लिखना है तो वो कैपिटल में ही लिखना है, ताकि इसकी गुंजाइश ही नहीं ना रहे। वर्ड लिमिट जो बताया मैम ने कि वर्ड लिमिट जो बता रही ऊपर लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग ही करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो भी गलत होगा, कम करेंगे तो भी गलत होगा। अगर कहीं पे उन्होंने बताया है कि 1 वर्ड एंड 1 नंबर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 1 वर्ड और 1 नंबर ही आएगा। हम उस 1 वर्ड को ना तो नंबर में बदल सकते हैं, ना नंबर को वर्ड में बदल सकते हैं, तो उसको वैसे ही लिखना होगा। डेट का पीछे एक बताया गया था कि जो डेट्स होती हैं वो हम 2 से 3 तरीके जो डेट लिखने के, वो तीनों में एक्सेप्टेबल हैं। डेट में ऐसा कोई नहीं है, आप डेट 10th के साथ TH लिख के भी जून लिख सकते हैं, आप 10TEN जून भी लिख सकते हैं। डेट में ये थोड़ी सी गुंजाइश दी जाती है कि वो 2 से 3 तरह की उसके फॉर्मेट हैं, उनमें वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। हाँ, अगर डेट का मंथ गलत लिखा होगा, डे गलत लिखा होगा, तो वो गलत होगा, लेकिन उसका जो पैटर्न है उसमें गलती की चांसेस होते हैं कि आप अगर डैश के साथ लिख लें या आप कॉमा डाल के डेट के साथ OCT अक्टूबर जैसे चल रहा है 14th
अक्टूबर के साथ आप कॉमा डाल के आगे ईयर लिख रहे हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप कॉमा या डॉट नहीं डालेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। स्टे अलर्ट फॉर करेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, ये आपको बता दिया गया है पहले भी कि जो करेक्शंस हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आ रही होती हैं, उनको हमने फोकस रखना है कि कहाँ पे वो सवाल का जवाब सही बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें भी वो ऐसे ही पहले उसने 2 से 3 तरह की प्राइसेस बताई, देन उसके बाद उसने कहा नहीं एक्चुअल ये नहीं ये वाली है। तो इससे ना हमें काफ़ी वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो स्पीकर होते हैं। स्पेलिंग जो है वो केयरफुली लिखने हैं, उनमें मिस्टेक एक भी आई ई हो गया या ई आई हो गया, जैसे रिसीव का स्पेलिंग है तो उसमें अगर आई ई आगे पीछे हो जाए तो उसको भी वो गलत करार देंगे। प्रैक्टिस फोकस जो है वो आपने जो ऊपर 9 टाइप्स बताई हैं क्वेश्चन की उन पे रखना है, और जो एक्सेंट है वो यूके और ऑस्ट्रेलियन, इसके अलावा कैनेडियन भी है, इंटरनेशनल जो एक्सेंट चलता है, ये सारे ज़्यादा हमारा फोकस जो होना चाहिए वो यूके और ऑस्ट्रेलियन पे होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सेंट है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस रखेंगे, अगर हमने ब्रिटिश एक्सेंट को सीख लिया तो समझे बाकी तीनों आसान है, वो उनमें इतना मसला नहीं होता। ब्रिटिश थोड़ा सा ना वो प्योर लैंग्वेज ही ये ब्रिटिश है, तो इसलिए उनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। स्टेमिना अपना हमने बिल्ड करना है कि जी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए इसके साथ साथ कि हम 30 मिनट तक लगातार सुन सकें और आप प्रैक्टिस करें, तो उसमें इस तरह की प्रैक्टिस करें कि जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि बीच में अगर रोकेंगे तो आपका वो फोकस नहीं बनेगा। अगर 30 मिनट का सेशन है प्रैक्टिस का तो 30 मिनट फोकस होके उसी पे काम करें। नो इशू कि आपके बैंड कितना गलत हो रहा है कम हो रहा है, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिहाजा अगर करना है तो पूरे का पूरा एक टेस्ट करें 30 मिनट का, ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे जाके हमारा फोकस खराब हो रहा है, हम कहाँ पे जाके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अपनी गलतियों का लॉग बनाएं जैसे मैंने पहले भी बताया है, ताकि वो इम्प्रूवमेंट में आसानी हो कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स को इजी कैप्चर कर सकता हूँ कि नहीं, मैं जो मल्टीपल चॉइस हैं उनमें से गलती ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं जो दूसरे आपके मैचिंग की दी गई हैं उनमें गलतियां कर रहा हूँ कि नहीं। जहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको लगता है कि जी आपकी ज़्यादा गलतियां हैं, उस मॉड्यूल पे ज़्यादा फिर तवज्जो दें। नेक्स्ट आप सर आमिर। ये तो ये लास्ट स्लाइड है नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सर, ये लास्ट स्लाइड है। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, लेट मी चेक। यस सर, दिस इज लास्ट। Yeah, this is the last one. So guys, this was the lecture for today. If you have any question, please ask. We have only 2 minutes, and also we have shared the material uh, for targeting band 8, तो होपफुली आप लोगों को वो मिल गया होगा और आप लोग उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट मटेरियल। एक्सक्यूज मी सर, अगर जिस तरह हम जी स्टार्ट सर में नवाज, स्लाइड हमें मिलती है, हैव यू एनी हमें क्वेश्चन? हमें ऑडियो होती है, ऑडियो हम पॉज भी कर सकते हैं, वो 30 मिनट ऑडियो कंटिन्यूस चलती रहती है साथ में पेपर में। सर कंटिन्यूस चलती है 30 मिनट, लास्ट में आपको 2 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चंस रिव्यू करने के लिए। कल हम इंशाल्लाह इसी की प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 की, और डेमो सेशन में हम ये करके भी देखेंगे कि कैसे हम ऑडियो प्ले करके उसके साथ फिर हम अपने अपने आंसर नोट करेंगे। सब लोग अपने अपने आंसर नोट करेंगे, रियल जैसे टेस्ट होता है उसमें, तो उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे करना है। फिर हम 3rd और 4th पार्ट की भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने मैम महाजनब की वीडियो देखी थी। उन्होंने आइल्स के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग 17 बुक्स के आंसर्स याद कर लें
तो आपकी लिसनिंग। मैम खिजरा खलील, आप अगर बोल रही हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही आपकी है। आवाज आ रही है, बोल। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने मैम माहा जैनब का ना एक लेक्चर लिया था जी जी। यूट्यूब पे। उन्होंने हम्म। आइल्स लिसनिंग के बारे में कहा था कि जो 17 बुक्स हैं उनके अगर आप आंसर्स याद कर लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लिसनिंग में। आप मुझे ये एलेबोरेट करके बता सकते हैं? मैम उन्होंने जो कहा होगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ठीक कहा होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप आंसर सिर्फ याद कर लेंगे तो हमें क्या पता हो कि कहाँ पे कौन सा आंसर आना है। हो सकता है पीछे सिनेरियो वो चेंज किया हो। अगर सिनेरियो चेंज, हम आंसर तो याद कर लेंगे, लेकिन सिनेरियो के साथ ही हमें आंसर लिखना है ना। कहीं पे अगर ट्रेन लिखना है तो हो सकता है सिनेरियो पीछे चेंज हो, हम ट्रेन बस की जगह पे लिख रहे हूँ। तो एग्जैक्टली, मुझे नहीं सिनेरियो, पता उन्होंने यस। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। जी जी, उन्होंने जो बात की होगी वो इसीलिए कि अक्सर जो अभी मैम राबिया ने जैसे बताया है कि रिपीट हो रहे होते हैं लेकिन सिनेरियो चेंज होता है। हम्म, मेथड वही होगा, सारा कुछ वही होगा, सिनेरियो कहीं से भी वो एक वर्ड आगे पीछे करके सिनेरियो चेंज कर देंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो हम्म, वो उन्होंने ठीक कहा होगा कि अगर हमें याद होगा तो हमें पता होगा कि कहाँ से कौन से सिनेरियो में क्या सवाल का क्या जवाब था। एक दफ़ा अगर हमने सारे प्रैक्टिस को कर लिए हुए, आई थिंक एक बुक में 8 टेस्ट होते हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है क्या इसका। टेस्ट होते हैं सर? 4 होते हैं जी। और अगर हम 32 टेस्ट कर लें ये, और वो तो यूट्यूब पे भी, इस पे भी पड़े हुए हैं, जो इनकी आइट सिमुलेशन है उस पे भी ये सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। अगर उन्हीं को हम कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। हम सब इसी तरह ही करते हैं, उन्हीं से ही हेल्प ले रहे होते हैं, कोई हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे होते। मेन होता है कि उनकी जो एक्सेंट होता है उसको समझना। जैसे मैम हम्म, रबिया ने, सर आमिर ने भी बताया है कि जो एक्सेंट उनका होता है ना, उसमें हल्की सी भी वो बाज़ औक़ात आई को ई समझ लग रही होती है और ई को ए समझ रहे होते हैं हम लोग। तो ये जो हम्म, एक्सेंट है ना, इससे वो हमारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और हम इसमें ट्रैप में आ जाते हैं। हम्म। जब तक हमें एक्सेंट समझ नहीं आएगी, हमें मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली सर अरुण, जैसे आपने कहा है ये बिल्कुल फेमिलियर हम एक्सेंट से हो जाएंगे तो हमें ये आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं तो आप एक्सेंट को समझने में मेहनत कर लें। आप इतनी ज्यादा बुक्स के क्रैमिंग करेंगे वो तो काफी ज्यादा टाइम लेगा, और आगे पता नहीं जाके आपको हेल्पफुल होगा कि नहीं। आप जब कंट्रीज में डाल जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज में जा रहे हैं, तो आपको ये भी फिर एक्सेंट वहां पे भी हेल्प आउट करेगा। तो सर रून ने बिल्कुल एग्जैक्टली ये कहा है। हम बेशक वहां से सीख रहे हैं, हम कैम्ब्रिज की बुक्स कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको उसके एक्सेंट से फेमिलियर होने के लिए कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज क्रैमिंग वाला तो कोई सीन नहीं है। ये आईकोड गुरु के ऊपर तो नहीं इस तरह की सुजेशंस होती। अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो आईकोड गुरु के ऊपर तो नहीं मेरे ख्याल से होगा। हाँ शायद हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। दूसरी चीज़ मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि अ, जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस है उसका कोई सेशन हो रहा है आजकल? स्पीकिंग का हो रहा है सर रून। आप आपको ज्यादा इल्म है, आप बताइएगा। मेरे ख्याल से 9 बजे शायद कोई क्लास हो अ, रही है। जी मैम, 11 बजे एक स्पीकिंग का सेशन चल रहा है, उसमें मॉक सेशन होता है, वो मैम रीड कर रही हैं। उसके अलावा हम भी एक सेशन हमने भी स्टार्ट किया है, कल भी हमने 9 बजे स्टार्ट किया था। उस टाइम एक्चुअली DHA सुफा वाली वो जो ट्रेंड्स वाली चल रही है, एग्जैक्टली जी, क्लास। वो वाली क्लास चल रही है। इस वजह से मैम अरूज भी ज्वाइन करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप कोई और टाइम रख लें ताकि और भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आई थिंक अगर आप लोगों में से कोई विलिंग है तो इस क्लास का टाइम अप हो चुका है, तो इसके बाद हम सिर्फ स्पीकिंग का एक मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं। असद यकूब की एक बुक है उससे ही, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। और हम बस मैं 10 मिनट का नमाज का वक्फा लेना है, देन वी कैन स्टार्ट। सर अभी से करेंगे वो? जी जी, बस ठीक नमाज है। का वक्फा लेना है। आप लोगों को
स्लैक पे लिंक भेज दूंगा गूगल मीट का, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है और ये 1 ही घंटे की क्लास होती है आई कुड गुरु वाली। तो गूगल मीट का मैं लिंक स्लैक पे भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिसने भी। हम मॉक टेस्ट ही कर रहे होंगे वहाँ पे, कोई ऐसी हम वो इधर उधर की नहीं कर रहे होते, सिर्फ मॉक सेशन जैसे होता है ओके वैसे ही सर, करते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, टाइम हमारा अप हो चुका है। नेक्स्ट मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।